तो आज एक्चुअली हम लोग आज दिल्ली में प्रमोशंस के लिए गए थे। ट्रेलर हमारा वहाँ पे लॉन्च हुआ एंड देन वी केम डायरेक्टली हियर। और हमारे जो प्रोड्यूसर जो है रोहित कट्टर, उनकी एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है इंडियन एक्सेंट, जो दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है। और एक्चुअली सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक हफ़्ते के लिए यहाँ पे उनका मेन्यू अवेलेबल है। तो सिर्फ क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ पे मौजूद है आज, और इट्स लॉट फन। हर्ष, आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म, उनके गाने हो या चाहे लुक हो, फिल्म का हर एक फ्रेम हो, हर तरफ छा रहा है, हर तरफ लोगों को पसंद आ रहा है जी। कैसा लग रहा है आपको? वेल अभी अब सिर्फ 10 दिन बाकी है फिल्म रिलीज़ होने में, और हम लोग ने धीरे धीरे हमारा कंटेंट रिवील किया है। तो पहले हमारा टीज़र आया था बहुत टाइम पहले, बहुत महीनों पहले। पहले हमारा टीज़र आया था बहुत महीने पहले, और फिर हमारा ट्रेलर जून में आईफा के इवेंट पे साइमल्टेनियसली लॉन्च हुआ था। और वो ट्रेलर बेसिकली वाज ऑलमोस्ट लाइक एक्सटेंडेड टीज़र। आज जो ट्रेलर हम लोग ने रिवील किया है उसमें कहानी, डायलॉग्स और विजुअल्स, नए फ्रेश विजुअल्स जो आपने पहले देखे नहीं होंगे, तो वो सब रिवील किया है। एंड इट्स बिन अप्रिशिएटेड सो फार ऑन सोशल मीडिया। खास तौर पर मिर्ज़ा जो सॉन्ग है, जी। इट्स वेरी एडिक्टिव। आपको भी ज़्यादा एडिक्टिव होगा ये गाना? तो एक्चुअली मैं ये म्यूज़िक अभी अब 2013 से सुन रहा हूँ, लेकिन दिस म्यूज़िक इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट जस्ट डजंट गेट ओल्ड, यू नो, इट गेट्स बेटर विद टाइम। यू नो, वो कुछ रेयर प्लेलिस्ट होते हैं आपके फ़ोन पे या आईपॉड पे जो आप सालों के बाद भी सुनते रहते हो। आई थिंक मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ दोज प्लेलिस्ट। आई स्पेशली थिंक, क्या है ना, आप टाइटल ट्रैक के बारे में, टाइटल ट्रैक एक्चुअली आपको इंस्टेंटली अच्छा लगेगा। बाकी के जो गाने हैं जैसे आवेरे हिच की 3 गवाहे, इट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज दे आर स्लो सॉन्ग्स, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल। इट्स ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। एंड यू नो, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि पिक्चर हमारी म्यूजिकल है, तो ऐसे बहुत सारे गाने भी जो गाने हैं जो आप एक बार आप फिल्म देखोगे तो फिर आप आके वो गाने वापस सुनोगे। यू नो, समटाइम्स दैट हैपेंस, यू नो। बट या आई थिंक मिर्ज़ा इज़ एन इंस्टेंट चार्ट बस्टर। और आवेरे हिच की 3 गवाहे, एक नदी थी, ये गाने हैं जो विद टाइम विल बिकम क्लासिक्स। इन दिनों आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ। आर यू एंजॉयिंग? आई एम रियली इन्जॉइंग इट यार, आई एम रियली इन्जॉइंग इट, क्योंकि हम लोग ने इतने टाइम के लिए ये फिल्म पे काम किया, इतनी मेहनत की हम लोग ने। और अब फाइनली टाइम आ गया है लोगों से इंटरेक्ट करने का, यू नो, टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ योर सेल्फ विद द पीपल एंड टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ द फिल्म विद द पीपल। ऑल्सो हमारी फिल्म है जो हम आपको 2 या 2.5 मिनट में आपको पूरी फिल्म समझा नहीं सकते। यू नो, आपको आके सिनेमा में एक्सपीरियंस करनी होगी बिग स्क्रीन पे टू अंडरस्टैंड। इट्स एन इम्पैक्ट फिल्म, यू नो। एंड ये मिर्ज़ा साहब की कहानी बहुत सिंपल कहानी है एक्चुअली, यू नो। सो हर्षवर्धन, क्योंकि आपकी फिल्म को मुंबई में ट्रेलर, आईफा को दिल्ली में भी आप ट्रेलर लॉन्च जी। किया, तो फिल्म इंडस्ट्री से इनका क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है? अगर कुछ आपको कमेंट या रिस्पॉन्स है तो आप शेयर करना चाहूँगा। यू नो, आई थिंक आई एम वेरी लकी बिकॉज देखो, फिल्म इंडस्ट्री की सपोर्ट एक चीज़ है। ऑब्वियसली ना, माई डैड हैज़ बिन एन एक्टर फॉर 30 years, सोनम्स बिन एन एक्टर फॉर 10 years, 2007 was सावरिया, तो दैट विल हैपन। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर फिल्म इंडस्ट्री को कुछ पसंद नहीं आता है ना, तो ऐसे खुल के वो लोग सपोर्ट नहीं करते। सो आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड। एंड देखो, मेरे कुछ करीब के दोस्त हैं जैसे वरुण धवन, जो मेरे काम के बारे में ऑब्जेक्टिव है। तो अगर उन्हें कुछ पसंद आता है या पूरी तरह पसंद नहीं आता है, तो दे टेल मी द ट्रूथ, यू नो। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अदरवाइज इन दिस इट्स वेरी हार्ड, यू नो, टू फाइंड पीपल दैट कैन डू दैट, यू नो। एंड बट इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। हर्षवर्धन, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल ही रहे, साथ साथ आपको आने वाले समय में क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। इन चीज़ों के लिए आप कितने तैयार हैं? अगर क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम एन ऑनेस्ट क्रिएटिव प्लेस, देन इट्स फाइन। एक क्रिटिसिज्म भी होता है जो पर्सनल होता है, राइट। वो आई मीन, और जब कोई पर्सनल रीजंस के लिए आपको अटैक करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो फिर आपको उसका सेंस आ जाता है। Right. इट्स वेरी ईजी टू रिकग्नाइज दैट। सो दैट क्रिटिसिज्म इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म इज समथिंग टू टेक सीरियसली, टू थिंक अबाउट, टू गो होम एंड टू इम्प्रूव ऑन इट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई फर्स्ट फिल्म, यू नो। सो आने वाले समय में और किस तरह के प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज आप अपनाने वाले हैं? किस तरह के प्रोग्राम्स होने वाले हैं? तो कल हम लोग बड़ौदा जा रहे हैं, वहाँ का एग्जैक्टली प्लान मुझे मालूम नहीं है। फिर हम लोग जयपुर जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, फिर वहाँ से शायद दुबई निकल जाएंगे
फिर नहीं, फिर दिल्ली, हाँ दुबई निकल जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है लंदन में एट द लंदन फिल्म फेस्टिवल, तो हम लोग लंदन जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अक्टूबर 7 को रिलीज़ है, और फिर गुजरात में दशहरा इज़ देयर ऑन द 11th, ट्यूसडे नेशनल हॉलीडे, तो हम लोग 9 तारीख को शायद गुजरात में जाएंगे, तो टू डू सम लोकल प्रमोशंस है क्योंकि वहाँ का फेस्टिव टाइम है। तो मामी फेस्टिवल में भी कुछ आपके मामी, हाँ, उसमें भी कुछ तो एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, मैं अनुपमा मैम के साथ था 2 दिन पहले, सोनम और मैंने अनुपमा मैम के साथ एक इंटरव्यू किया था, तो शी इज़ वेरी इन्वॉल्व विद मामी, मामी लेकिन इज 18th और 20th अक्टूबर, राइट, सो आई विल बी अटेंडिंग द फेस्टिवल फॉर श्योर, क्योंकि मैं हर साल मामी जाता हूँ फिल्म्स देखने। आई डोंट नो अगर मिर्जिया का कुछ होगा, क्योंकि द फिल्म विल ऑलरेडी हैव बीन रिलीज फॉर अबाउट 2 weeks एट दैट पॉइंट, बट आई एक्चुअली आई होप वी कैन शो इट एट मामी, बिकॉज जो ऑडियंस मामी को अटेंड करती है वो स्लाइटली अलग होती है, you know, maybe they like world films better or something, you know, and I think Mirzia is a world film, so it's always good, you know, to have a screening, फिर उसके बाद Q&A करना एक अच्छे ऑडियंस के साथ, तो I hope मामी screens Mirzia, because London is screening Mirzia, hopefully some other festivals also will be screening Mirzia that you will find out about soon. So पे आपने कहा था कि आमिर खान आपने बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने आपका ट्रेलर देखा या कुछ बात हुई या पहला ट्रेलर देखा, ये ट्रेलर जो आज शाम को आया था उसके बारे में आई हैव नॉट स्पोकन टू आमिर येट। नहीं, पहले ट्रेलर थी उनका क्या रिएक्ट था, उन्होंने कुछ बातें हुई है? हाँ, उन्होंने कहा था कि म्यूजिक एंड विजुअल्स आर वेरी गुड, बट आई वांट टू सी मोर, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू सी द फिल्म नाउ, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली सो क्लोज टू मेहरा आल्सो, रंगे बसंती एंड ऑल दैट, सो ही विल सी द फिल्म नाउ। आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री स्क्रीनिंग्स आल्सो, क्योंकि आई एम एन इंडस्ट्री किड and it's a film for the industry, we want to share it with them, so I will be having my screening, I think on the 1st of October. I know it's very early because the film releases on the 7th, but we're really excited to show it to people. Then I think Rakesh sir will also have his screenings, my dad will have his screenings, तो 1 तारीख is a Saturday, next Saturday I think, so that will be my screening. उसके बाद I'm away promoting, so I have to do it on the 1st. So all my friends will be coming there, a lot of industry people will be coming there also. Thank you guys. पहली फिल्म के ट्रेलर आने से और गाने आने से कितना एक्साइटमेंट मोमेंट बढ़ गया है हमारी इंडस्ट्री में? एक्साइटमेंट हो रही है, अच्छी बात है, बट अभी फिल्म आनी है 7 अक्टूबर को, और कुछ 6-7 साल से काम कर रहा हूँ मैं इस फिल्म पर। पहले 3 साल तो गुलजार भाई के साथ, फिर उसके बाद हमने म्यूज़िक शुरू किया, उसमें कुछ आधा पौना साल लग गया शंकर एहसान लॉय के साथ। फिर कास्टिंग शुरू हुई जिसमें हर्ष और हर्षवर्धन और श्यामी जुड़े और अनुज चौधरी सब ऊपर ही हैं, और फिर उसके बाद इन सब की एक हमने क्या सोचा कि सब नए हैं तो एक वर्कशॉप करते हैं, जैसे कि एक थिएटर में होता है। तो पहले 4 महीने के लिए दिल्ली गए, फिर बम्बई आए 1 महीना, फिर राजस्थान गए, फिर वापस बम्बई आए, तो 18 महीने की कुछ ऐसे प्रिपरेशन की, ताकि कहते हैं ना कि नेट प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैच खेलने आए तो पता नहीं। राकेश सर, फिल्म का हर एक फ्रेम एक आर्ट के समान लग रहा है जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर कोई एक्चुअली जानना चाहता है इस चीज़ से रिलेटेड डिटेलिंग के बारे में। आपने किस तरह की डिटेलिंग पर आपने ध्यान दिया ताकि फिल्म का हर एक फ्रेम आर्ट की तरह दिखाई दे? कैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ 6-7 साल की मेहनत है, मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट मेरे पास भाग मिल्खा भाग के से पहले रेडी थी, और दोनों में से ऐसे था कि मैं भाग मिल्खा भाग बनाऊं कि मिर्जिया बनाऊं। भाग मिल्खा भाग थोड़ा और नेचुरली आई मेरे को, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, दिल्ली से हूँ, मुझे पार्टीशन का दुख मालूम है जी। और मिर्जिया की लेखनी क्योंकि गुलजार भाई की थी, तो वो तो एकदम प्याज की तरह लिखते हैं परतों में और एक परत खोलो तो एक और परत निकलती है, तो मुझे लगा कि अभी शायद मैं रेडी नहीं हूँ एक ऐसी ट्रैजिक लव स्टोरी बताने के लिए इतने एपिक स्केल में। मुझे थोड़ा और समझना है, थोड़ा और जानना है, तो यही निर्णय लिया, डिसीजन यही हुआ कि पहले भाग मिल्खा भाग बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा और रेडी हो जाऊं अंदर से। जब मेरी अंदरूनी आवाज़ ने बोला कि अब मैं तैयार हूँ, तो ख्याल यह आया कि पहले इसका म्यूज़िक करते हैं, क्योंकि फिल्म म्यूज़िकल है। हमने पूरा का पूरा म्यूज़िक जो है
जिसको कहते हैं कि पोइट्री या लिरिक्स, वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट में लिख दिए थे। ऐसे सिचुएशन नहीं था कि एक सैड सॉन्ग एक हैप्पी सॉन्ग और ये सब ऑलरेडी स्क्रिप्ट में थे। जी। तो शंकर एहसान लॉय के साथ वो काम शुरू हो गया था। जब वो उभर के आने लगा तो मुझे ये फीलिंग एकदम क्लियर आ गई कि अब इसकी हम कास्टिंग शुरू कर सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं अगले स्टेप्स पे। तो ऐसा था। तो जाहिर है कि मतलब अगर आप किसी भी काम को थोड़ा समय दें जो उसकी ज़रूरत है तो उसमें डिटेलिंग आ ही जाएगी। राइट। अच्छा, हर्षवर्धन और श्यामी को चुनने का, कास्ट करने का जो आपका डिसीजन था, वो पहले से ही आपने डिसाइड किया था या एक संजोग था या आपने ऑडिशन पहले किया से था? तो मैं कुछ भी ऐसे डिसाइड करता नहीं हूँ पहले से। पहले मैं खुल के कहानी पे काम करता हूँ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है शुरू से कि तभी आप देखेंगे कि 15 साल में 5 फिल्में। लेकिन क्योंकि जब तक मैं मुझे लगता नहीं कि मैं इस कहानी में मेरे लिए कुछ बोलने के लिए है, कुछ नयापन है, कुछ जो दर्शक हैं उनको एक और एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि सिर्फ राइड है। बल्कि बाज़ वक्त ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी बनाएं, कोई गाना बनाएं तो वो सालों साल चलता है। मेरे लिए फिल्में वही हैं कि आपने एक बार बना दी तो वो आपके साथ, आपके नाम के साथ फिर जुड़ जाती है और फिर आपको उसके गुड फॉर गुड और बैड वो आपकी फिल्म है, वो आपका बच्चा है। तो एक मदर वाली फीलिंग है कि ये सब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि हाँ, हो सकता है कि कोई थोड़ी सक्सेसफुल हो, कोई ना हो, वो दूसरी बात है। बट मेरे लिए तो सारी फिल्में सेम हैं, पूरी मेहनत के साथ और करना पड़ता है। और जितना टैलेंट भगवान ने दिया वो तो है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएंगे, बट मेहनत अपने हाथ में है। राकेश सर, आपको लगता है कि आज के दौर में जो हमारी युवा है आजकल वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा उनका रुझान ज़्यादा आ रहा है? इस फिल्म के ज़रिए आपको ऐसा लगता है, उम्मीद की जा सकती है कि जो युवा होंगे वो ज़मीनी मिट्टी से जुड़ पाएंगे? बदल देंगे वेस्टर्न कल्चर, डोंट वरी। ऐसा क्या है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं जी। हमें अपने देश से प्यार है और मेरे को तो खासकर बहुत प्यार है। मेरे को रंग दे बसंती के टाइम भी यही बोला था कि क्या जुड़ पाएंगे क्या देशभक्ति से। भाग मिल्खा भाग के टाइम भी यही था, अरे यार एक तुम एथलीट पे फिल्म बना रहे हो पार्टीशन को लेके और फरहान एक सरदार जी का रोल प्ले करेंगे, वो भी एथलीट का, ये कैसे होगा। सो अंदर की बात शायद मेरे को मालूम है कहीं ना कहीं। कोशिश रही है और मन से कोशिश रही है, सच्चे मन से। तो मेरे को लगता है कि चाहे ज़िंदगी की रफ्तार जितनी भी बढ़ गई, इंसान रॉकेट पे बैठ के चांद पे चले जाए, प्लेन में बैठ के इधर से उधर, इंटरनेट, टेलीफोन, अभी देखो इतनी रात हो गई, सब काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये रफ्तार ही तो है ज़िंदगी की। पर दिल धड़कने की जो रफ्तार है वो मेरे ख्याल से वही है, वो बदली नहीं है। वो 5000 साल पहले भी यही थी, 5000 साल भी बाद भी यही रहेगी। कहीं ना कहीं इस रफ्तार में हम जो प्यार का एक रूहानी रिश्ता होता है, एक मायने होते हैं प्यार के, वो कहीं भूल ना जाए और ज़िंदगी निकल ना जाए। जी। तो मैं थोड़ा वहाँ पे खींच के वहाँ पे थोड़ा पॉज किया, उसको थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश की है। फिल्म में बहुत इंटेंसिटी है, बहुत एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है। ऐसा एक्शन है कि शायद पर्दे पे आया नहीं है हिंदुस्तान में, शायद मेरे ख्याल से बाहर भी नहीं आया। तो अनोखे किस्म का एक्शन है जो कि एक लोक कथा भी इसकी एक पार्ट है, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी है। तो बोलें तो रुपए में 20 पैसा वो भी है, 80 पैसे तो आज ही कहानी है, और जो लोक कथा है वो भी है। तो उसको मैंने अपनी काल्पनिक दुनिया में ही रचा है, ना कि पंजाब में या पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। ओके। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आप उसका जवाब देंगे सर। जैसे कि आर्ट, कला जो है एक यूनिवर्सल होता है, किसी देश या फिर किसी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होता। आजकल जिस तरह से वो खबरें आ रही है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो या हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो, इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? नहीं, ओपिनियन इसमें मेरा ओपिनियन जो हो उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम है। ये कभी भी जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, पाकिस्तान पीछे से घुस के जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बाकी लोग हैं
जो शरीफ लोग हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो आर्टिस्ट भी हैं। जी आर्टिस्ट थोड़ी वहाँ घुस के ये सब काम कर रहा है, बट उस आग में उस लपट में वो भी आ जाता है। अब मैं कहूँ नहीं इसमें आर्टिस्ट को बाहर रखना चाहिए, उसको आर्टिस्ट ये कुछ नहीं है कि हाउ कैन यू इन्वॉल्व द आर्टिस्ट। बट अगर आप बड़ा वाला नज़रिया देखें कि माओ ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, एक घर में जो एक कमाता था, जैसे 2-3-4 बच्चे हैं, वो जल भुन गया वहाँ कैंप में, तो एक गुस्सा तो आएगा देश को, और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा, चाहे कुछ भी बोलो आप। हाँ हाँ बिल्कुल सही है कि मतलब ये इसमें आर्टिस्ट लोगों को मत घसीटो, इसको नहीं घसीटो, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कहीं भी दुनिया में, तो ये तनाव बनता ही है, और जो पीस लविंग लोग हैं उन पे आके पड़ती ही है बात। तो हमें करना क्या है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा फिलॉसफी एक प्यार का हाईवे बनाना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, और ये आगे मेरे ख्याल से इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये सारी ख्वाबी बातें हैं। हमें करना क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पैदा करना है, एक आर्थिक और एक कला से जुड़ा। हाँ आर्थिक और एक सामाजिक रिलेशनशिप ऐसा पैदा करना है, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो आर्थिक है। इसको एक Right. सोशियो पॉलिटिकल तो है, वो तो है ही, वो नंबर 1 है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बहुत है। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फ्लरिशिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाए, तो ये जो नफ़रत की खाई है, हम इन्हें अपने बच्चों से नहीं भरेंगे। शायद ये काम धंधे से होगा तो लोगों को लगेगा हम ऐसा कर क्यों रहे, और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक ज़माना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खून के प्यासे थे लोग यूरोप में एक दूसरे के। जर्मनी पोलैंड ले लो, जर्मनी फ्रांस ले लो, इंग्लैंड इटली ले लो, एक एलाइज थे और एक वो थे, मतलब दोनों बढ़ गए थे, दो अलग ग्रुप। और 60 70 80 साल तक लड़ाइयाँ। और आज का ज़माना देखो आप कि एक ही करेंसी है, एक ही नेशन है, जिसको बोलते हैं यूरो। यूरो करेंसी है, वही चलती है, और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है किसी का। आप एक देश में घुस जाओ, फिर आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लोगों में खुशियाँ एंड में परेशान कौन होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले होती है औरतों को और बच्चों को, और फिर एक समाज को, राइट। एक मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को। अमीर को कोई परेशानी हो रही है मुझे बता दो, हिंदुस्तान के जी किसी नहीं, अमीर जी को या पाकिस्तान के किसी अमीर को इतना सा भी फ़र्क पड़ा नहीं। किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम आदमी, जो बॉर्डर में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन सबको फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें, जब तक हम इकोनॉमिकली इसको टर्न अराउंड नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इसका सुझाव, इसका कोई हल होने वाला नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं जो आर्थिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव है, ये कम हो धीरे धीरे। जी उम्मीद से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा करना सर। पड़ेगा। उम्मीद वाली बात अब खत्म हो गई। उम्मीद हम कुछ 60-70 साल से कर रहे हैं, राइट। और इट्स हाई टाइम, आपको लगता है ना हाई टाइम इट्स? नो आई थिंक इट इज़ द करेक्ट टाइम, बिकॉज अब मैं हिंदुस्तान अपने ही देश में जात पात के नाम पे, रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे इतना मतलब हम वोट ही ऐसे लेते हैं और देते हैं, तो फिर हम बाहर वाले को क्या बोलें? पहले अपना घर तो सुधार लें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
लेकर आई हूँ एक दास्तान। इस दास्तान के हीरो हैं मिर्ज़ा और हीरोइनी है साहिबान। हाय गुड इवनिंग, माय नेम इज़ रोहिणी और अक्सर आप मुझे रेडियो पर देखते हैं और आज रेडियो से बाहर निकल कर मैं आई हूँ एक अलग किस्म के नशे के साथ। जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इवनिंग एंड बिफोर आई गो ऑन टू इंट्रोड्यूस द फिल्म टू यू, लेट मी जस्ट से कि इन फ्रंट रोज में चेहरे जो आज बैठे हैं, इनको देखकर बस इतना ही कहने का मन कर रहा है कि ये जो है घर की फिल्म है, अपनी फिल्म है, मेरी फिल्म है। यहाँ पर एक मॉम की फिल्म है, एक डैड की फिल्म है, एक बहुत ही एक्साइटिंग डैड की फिल्म है, एक बहन की फिल्म है ये, और साथ साथ देयर आर अंकल्स, देयर आर आंट्स। उसके बाद ये है लेजेंड्स, उसके बाद ये है एक्टर्स, उसके बाद ये है राइटर्स, उसके बाद ये है लिरिसिस्ट, उसके बाद ये है म्यूजिशियंस। आज मेरे घर की फिल्म है। With that, ladies and gentlemen, I'd like you to put your hands together for Mirzia. ईद से दशहरे का सफर हम तय करेंगे और मैं जानती हूँ कि हमारी जो मीडिया यहाँ पर है, वाओ, आई नो यू ऑल हियर टुडे, यू डोंट वांट टू मिस दिस। आप आए थे 4:30 बजे, ये भी मुझे पता है, इंतज़ार किया है आपने, ये भी मुझे पता है, but I will, you know, I trust me when I say this, it's going to be something that you've never seen before. अब ये पेशा है, लोग अक्सर ये कहते हैं you've never seen this before, but when I say this, कुछ नाम लेना चाहूँगी स्टेज पर, क्योंकि ये कहानी मिर्ज़ा साहिबान की, इस कहानी को किसने नहीं सुना है, सब जानते हैं, लेकिन एक इंसान ने इस कहानी को पहली बार जब अपने कॉलेज के डेज में देखा था स्टेज पर, उन्होंने एक सवाल पूछा था। बहुत सारे म्यूजिकल लेजेंड्स भी हैं यहाँ मेरे फ्रंट, यहाँ हमारे फ्रंट रोज में, एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड अस एज वेल, बैक स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, I'd like you to put your hands together for the visionary director, Rakesh Om Prakash Mehra, please. So, कुछ 36 साल पहले, around 36 years ago, I was in college and there was a cultural festival. वहाँ पे मैंने मिर्ज़ा साहिबा का प्ले, I knew it. You can't shoot me. So I saw the play for the first time 36 years ago. And college का ज़माना था, एक love story थी, legendary love story. And at the end of the play, the director comes on stage and asks all of us like this, कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? It was quite a question. Everybody raised their hands. I didn't have the courage to raise my hand. And that question got me. Why do we hurt them the most, whom we love the most? हम उसी को क्यों सबसे ज़्यादा सताते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं? ऐसा होता क्यों है प्यार में? What is this love? It's so illogical. तो ये सारे सवाल घूमते रहे. Sahiba and Mirza, for, I'm assuming everybody knows the story, but for those who don't, they were soulmates from their childhood. They grew up and then they found themselves on opposite sides in warring families, thirsty for each other's blood. But they were in love. Their souls could not be disconnected. Everybody tried so, but it didn't happen. And when the time came, they ran away from the world. They galloped on their horse, a beautiful black horse called Bucky. 3 days, 4 nights, finally there was safety. एक और वैली की बात थी, बस उसको क्रॉस करना था उनको, बट अंधेरा हो चला था. They took rest under a tree and they fell asleep. But what they didn't know and what they were fearing the most, there was a posse of Sahiba's brother and some 100 horses looking for them. उनके खून के प्यासे, उनके पीछे. In the morning, Bucky shouted a warning signal.
She went up in the sky and warned her master, Mirzia, to wake up. Mirzia woke up and the brothers had surrounded. There were 100 horses, 100 bows and arrows. He went for his bow. He picked up the arrows, but the arrows were broken. All the arrows were broken. And he looked at Saiba. And he said, why? Why did you do it? And then the brothers of the Saiba's brothers shot the arrows. Mirza, he bled to death. And he had that question in his eyes. And I had this question in my heart for 35 years. Somewhere deep down, it was there. Life is funny. You find yourself in a director's chair and then you want to tell stories. Where do you get stories out of? You get them out of your own experiences. So I called up Gulzar Bhai and I said, Gulzar Bhai, chai. He said, Aaja. He's my neighbor. I went to his house and I said, Gulzar Bhai, Saiba ne तीर क्यों तोड़े थे? So he says, Bachchu, he calls me Bachchu. बच्चू वो तो तुम साहिबा से जाके पूछो. मैंने कहा सर मिल नहीं रही है, बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ. अच्छा ठीक है, चलो हाथ पकड़ते हैं, ढूंढते हैं साहिबा को. जब मिल जाएगी उसी से पूछ लेंगे तुमने तीर क्यों तोड़े. Ladies and gentlemen, my life comes a full circle to take the writing of such a legend and make it my own. Gulzar Bhai. Thank you. Right. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. ईद मुबारक आप सबको. और कम होता है कि ईद पर इस तरह का तोहफा मिले जो राकेश आज दे रहे हैं हम सबको. राकेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक अगेन. मिर्ज़ा करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, तो वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था. मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के बताइए कि उसने तीर क्यों तोड़े. अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं. पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए. तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए. सो आई सेड लेट्स गो, चलो साहिबा से मिलते हैं चल के. तो साहिबा से पूछेंगे. राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफ़र में बड़ा मज़ा आया है, बहुत खूबसूरत है. और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं और तब बड़ी दिक्कत होती है. तो मैं अब ये कि स्कूल से ये तो मुसीबत थी मेरे लिए. इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा. जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, जोग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछे क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था. पहाड़े सुना दूंगा 1 से लेके 2 से लेके 6 तक 10 तक. लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा. और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे वाकई. और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जाके मिला, साहिबा से मिला. साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इश्क में तो ये होता है और ऐसा ही होता है कि चोट कहीं लगती है जाकर और ज़ख्म कहीं पर होता है. इश्क में ऐसा होता है. तो साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूँ तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी. तो जावेद साहब मैं वो ज़रा सी वो कहानी सुना दूँ, इजाज़त हो तो.
अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी, एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी। अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो दो किनारे दो शख्स हो जाते हैं, दो शख्सियतें हो जाती हैं, या दो इमोशन या दो जज्बे हो जाते हैं, और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी। एक नदी थी, एक नदी थी, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। हाँ, एक नदी थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी। अब ये कहानी है उसकी साहिबा की। हम श्योर के ख़ास तौर पे हमारे दोनों अदाकारों, तीनों अदाकारों को, ये तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई। और कहाँ से, थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अस सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्टर हर्षवर्धन कपूर। बहुत खूबसूरत, एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम। एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। अब तन्वी जी से कहूँ मैं कि मैं क्या आप पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ, राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुली वाला, और फिर आपके साथ, और अब साहबजादी आपकी, उसके साथ काम किया। तो इसी कहानी में से ही ये किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे। एक नदी थी, तोड़ती तो सैलाब, दोनों, एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसकी जंजीरों में रहती थी। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी। आगे कहानी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बहुत बार कमाल कर चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन गुलजार साहब, और इनके साथ ऑफ कोर्स माय फेवरेट्स शंकर एहसान लॉय। गिव इट अप फॉर देम प्लीज। कहते हैं कि जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, लेकिन जब गुलजार साहब को हिचकी आती है तो वो कैसे सुनाई देती है। उन्हीं की लिखी हुई अगली इस नज़म या यहाँ पर गाने की ओर चलेंगे। I'd like to request all of you once again to welcome him back on the stage, ladies and gentlemen, Gulzar Sahab. Thank you. जी साहब, मुझे अंदर हिचकी आ रही थी कि आप याद कर रहे हैं, और हिचकी बस यही है कि कोई याद करे तो हिचकी आती है, कभी कभी बड़े ज़ोर से आती है। और मुझे जब पीछे हिचकी आ रही थी, वहाँ बैठा हुआ था अभी, तो राकेश ने कहा कि एक गिलास पानी दे दिए। तो मैंने बताया, मैंने कहा ये हिचकी से एक गिलास पानी से नहीं उतरने वाली है। अब जब तक मैं किसी के गले ही ना मिल लूँ तो कहाँ से हिचकी आएगी। वो तो हिचकी तो तभी ख़त्म होगी जब जो याद कर रहे हैं उनके गले लगे। ये एक ऐसी ही जगह है इस कहानी में भी कि जहाँ किसी को हिचकी आती है, लेकिन उस हिचकी का जिक्र गांव के लोग करते हैं। वहाँ एक लोहारों की गली है, एक लोहारों की गली है जो दास्तानें सुनाया करती है। इस फॉर्म में, इस कहानी में, स्क्रीन प्ले में एक मेरा ख्याल है वो एक अंदाज नया है। देखिएगा कि वो गली जहाँ लोहार काम करते हैं सारे, हर वक्त दहकती रहती है वो, और
लाल सुर्ख माहौल रहता है वहाँ, और जब आग में लोहा तपता है और जब आग बिखरती है तो ऐसे ही लगता है। उन तमाम लोगों के होते हुए जब वो गाते रहते हैं और कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी भी सुना रहे हैं, और उस वक्त लग रहा था कि जैसे वक्त ने मुट्ठी खोली है और ये लम्हों की चिंगारियाँ हैं जो बहती रहती हैं और जो चलती रहती हैं, और उनमें वो कहानी कहते हैं। और उसी में बस ये हिचकी लोहारों की गली के किरदार हैं जो बार बार सामने आते हैं और कहानियाँ गाते हुए, कहानी सुनाते हुए आगे चलते हैं। उसमें जिस हिचकी का जिक्र ये लोग करते हैं कहानी सुनाते हुए, वो कुछ ऐसी है, अब वो फोक है, वहाँ का लोक गीत का जो रंग है कि आवे रे हिचकी, निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे। अब नींद में भी हिचकी आई है। निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे, पिया जगावे जिया जगावे और दिया जलावे रे। जो चीज़ें जगाए रखती हैं, पिया जगावे जिया जगावे दिया जगावे रे, आवे रे हिचकी, संदेशा आयो ना चिट्ठियाँ भेजाई, संदेशा आयो ना चिट्ठियाँ भेजाएं, सावन में सूखे नैना रे। And then the next question was, okay, so now I know the legend of Mirza Sahiba. Can this legend, can this story reverberate? Can the echo of the same story be heard in today's time? Can it play out in modern day India? Can it play out in 2016? He had a twinkle in his eyes, and 3 months later, it played out in modern India. सवाल ये था, क्या आज के ज़माने में भी वैसा प्यार होता है जैसा हमने सुना था, सोचा करते थे? क्या आज के ज़माने में भी लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फराद, हीर रांझा होते हैं? क्या आज भी वही प्यार का एहसास है? क्या आज भी अगर हम ढूंढने निकलें तो हमें मिर्ज़ा और साहिबा मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं। 3 गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और एक मैं। And my favorite producer, the man who produced the wonderful man on the screen, Anil Kapoor! Please! मैं थोड़ी ना आपको छोड़ूंगी. Come on. You have to join us on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Jagas Anil Kapoor! Okay, we have to ask all 3 of you questions. So I'm going to ask you to kindly join me on the stage. Vinodji, please. A few words on the music of Mirza. Thank you so much, Gulzar Saab, for wonderful lyrics. And from T-Series, I would just say one thing, that today in this hall, some 500 or 1,000 people have heard the songs. Tomorrow the world will hear the same, and it's a super hit. Thank you. Thank you. Vinod Bhanushali, sir, of course, representing T-Series. Bharti ji, I'd like you to say a few words, please. I would just like to say thank you to everybody. And thank you to Anil sir. He's been a pillar of strength for the whole unit, and I think you should hear more from him. Thank you so much. AK? AK? Yeah, let's hear it for them, guys. Come on. ये तो मुझे फंसा दिया है।
नहीं, आज आप रो नहीं सकते. हाँ जी? आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था, it was a very emotional moment at IFA all the way in Madrid. जी आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं. lying. नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं. Well, of course, well, I think life has come full circle for me. My father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mother who's here, my brother, all both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son Harsh Vardhan Kapoor, is over here. All I can say is, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about star sons, but I can assure you, Harsh, and all of you star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, but don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, that Rakesh Om Prakash Mehra spotted him, groomed him, and the entire team, have made him Mirzya today. And I can see Mirzya on screen today. I just want to say that all of you over here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Diler Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera hak banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business. Never compromised. Never made no scams. Never made money. Just made enough money. But gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Gulzar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinodji. Thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, once again, I give you the people who felt and presented the music to you of Mirzya at the music launch today. I have some very amazing people on the stage. We'd like to open the floor for questions, but I'd like to request our friends from the media to kindly settle down. And now that you have settled down, thank you. Would you please ask your questions? You can raise your hands, a mic will come to you, and that's how we'll do this. We'll start, of course, with the wonderful lady in the white, in the second row with the white bindi. You look wonderful, ma'am. And I'm sure you have a good question as well. Check. All right, our first question. Please make sure you tell us who you're asking the question to. राकेश जी, आपसे सवाल
यहाँ यहाँ है राकेश जी। रंग दे बसंती के बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर 2 मिनट हैं तो। जी। क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया है, एक्टिंग थिएटर से आया है, राइटिंग तो राइटिंग से है, संगीत की दुनिया से है, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एक एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज़ द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं, द कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गया है तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1 2 3 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12, 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठे हैं बट आपको याद अपने बचपन की आ रही है, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, द्वंद्व होता है कि ये चीज़, क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार जी हो तो। या मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो, फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं और बहुत मटेरियल होता है हमारे पास। और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास जब वो पहुंचती है बात तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती हैं उन्हें और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। एंटायर टीम एंड इट वाज अ ग्रेट लॉन्च। मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है पहले की और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की, हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, मतलब यू नो विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड? कुड यू टॉक? एंड हर्ष आल्सो, हर्ष से हम पूछना चाहेंगे कि वो अपने डैड की तरह ही यू नो लाइक ही आल्सो हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ राइट फ्रॉम Sohail, जी। Okay, the character of this film, I think we've got too used to these 6 packs these days. Number 1, no, ये भेड़ चाल जो है. Number 2, Mirza's character was not that of a boxer. Neither. So Harsh has given me 18 months. Now hear me out. Since we are talking about prep, 18 months before the shooting. Don't get me wrong. In that he has worked on the role of first the contemporary character, which is Munish in the film. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut film. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7th-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you. You don't have a 6-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer, we'll satisfy you. मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी, आपका रिएक्शन क्या था? First of all, we actually met in 2008, I think.
and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirza Sahiba, and Gulzar Saab was writing the screenplay. And I was actually still in college at that time. I was 18, 19 years old. I'm 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex, and it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. You know, I mean, at least from what I've read, the interpretation of it. You know, so I was completely blown away. It's one of those things that you hear it and you're like, I have to. I'll give anything to be a part of this film, you know. I mean, it's romantic, it's complex, you get to play 2 characters, it's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream, you know. So it's a dream. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना? तो एक्चुअली 2 किरदार है, एक है आदिल का और एक है मिर्ज़ा का. तो फर्स्ट वी वर्कड ऑन आदिल अ लॉट. Actually, we worked on both simultaneously, and when I heard the story, I knew that you know, the whole film depends on my ability as a rider and an archer, because Mirza is the best, you know, and I'd never been on a horse, so it sounds very easy, but actually when you start doing it, you know, and then you know the script, so you know how sir is going to shoot it. It's not like other films where, you know, you're cut to your close-up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. You know, I knew the level that I had to kind of reach to, and I moved away to Delhi for 6 months first, because you know, Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and you know, I mean, it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but you know, it was basically very difficult. Thank you, Harsh. Thank you so much. हाँ, गुलजार साहब, आपने धुनों पर बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे नगमे लिखे हैं जो पहले लिखे गए, बाद में धुन बनाई गई. इसमें मिर्जिया में आपने क्या अनुभव रहे, आपने किस तरह से आपकी रचना प्रक्रिया रही है? मिर्जिया में कहानी ने खुद ही गीत लिखवा लिए मुझसे. जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे, तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज था. तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है, गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो. और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया, और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं. और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैं कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है. और बस वो उसके बाद मैं ओक सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए, और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए
उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं के वहीं बना ली, और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए, तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट। इट्स अ टू वे जर्नी। और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में, तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं। आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने। नित नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए। एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज, एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज़ सीखते हैं इनसे। तो इट्स बिन मैं क्या बताऊं कि ऑल आई कैन से इज हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद अ मास्टरो लाइक गुलजार साहब। क्या बात है। Thank you so much, Shankar sir. Sorry, before the next question, I must say, these are begging for my attention. Daler Baji, you're a legend. You're back on the scene right now. जोरदार तालियां दलेर मेहंदी के लिए, please. But साथ प्लीज एक फोटो इनके जूतों के साथ मेरी ले लीजिए, मेरे दोस्त हैं मीडिया वाले। Dude, look at that bling! I love it. Could I please ask you a question because I would like to? All right. Could I please pass the mic to Daler साहब? Thank you. आपकी आवाज़ सुनकर सच कहूँ आंसू आ गए। आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का, कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं। तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं। पर फिल्मों में आप खुद ही जानते, कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं। तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान लोई साहब, गुलजार साहब बैठे हुए थे, और पहुंचा जी, हाँ जी मुझे क्या गाना है। तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, और इस तरह आपने बताना है स्टोरी को। तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है। लगता है कि फ़रिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल। तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़ा में, बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में। तो उनकी आवाज़ सुनाई, फिर कहा कि इसमें आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया। फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है। तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को, कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब अगर गाना चाहता हूँ तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है। और मैंने कहा जी ठीक है, आप कीजिए। तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है। क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है। कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी माहीवाल, तो इनके ऊपर गाना। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ
और जो मेरे दिल से आवाज़ आई बिना सोचे समझे, ओ मेरे से और उस चीज को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने। गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के। तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई। फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है। ये वादियाँ दूधियाँ कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूज़िक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं। एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूज़िक है और पहला म्यूज़िक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आँखों पे बैठा लिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को, हमें, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। My favorite man. All right, thank you. On your left, Next. Harsh on your left. First of all, congratulations to you and your team for the fantastic, mind-blowing film. Thank you very much. My question to you is, your dad just said that you are very different from him. So how much do you agree on that? Is it true that you are different from him, or what do you want to say about it? I don't think I'm the best person to decide that. You know, it's very difficult to have an opinion about yourself. But I think the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up. Or actually, I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time. You know, if as and when people get to see my films and stuff like that. Stars like Amir Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan have tweeted about your film, the trailer of your film. So how do you feel when stars speak about the film, and how much do you think that helps the film in building up the hype around the film, both of you? I think at the end of the day, it just comes down to how honest and good the film is. You know, to be honest, and I mean, there's so many incredible people working on this film. I mean, it's only my first film. I'm an unknown, but there are so many incredible people working on this film, and I think it's because of that. You know, so we're extremely thankful and that they've liked whatever they've seen so far from the film, and then I hope they like the film when they see it. But it's a huge blessing, and it definitely does help. You know, and very grateful for it. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लोक कथा, उसमें लोक संगीत और गीत सब कुछ नज़र आ रहा है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि एक फोक जो है वो अब ग्लोबल हो चला है और बहुत ही रीच उसकी बढ़ रही है। ये जो तब्दीली आई है संगीत में या गीतों में, उसे आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देखते हैं? मैं समझा नहीं कि उसमें तब्दीली क्या आई। जो आजकल फोक ग्लोबल हो चला है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? लोगों तक पहुंच रहा है फोक गीत संगीत। नहीं, देखिए, फोक की तो एक ट्रेडिशन है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फोक की साउंड्स और फोक का स्टाइल और फोक जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें खूबी यही है कि आप हर दफ़ा अपने दौर का, अपने वक्त का नमक लगाकर उसे दोबारा पेश करते हैं। और यही काम शंकर जी ने और शंकर एहसान तीनों ने किया है कि उसकी साउंड्स मॉडर्न हैं, उसकी साउंड्स आज की हैं, उनका स्टाइल भी आज का है, उसके बावजूद आपके दौर का लगता है, बावजूद ये कि कहाँ से एको करता हुआ वो फोक आपके पास आ रहा है। फोक की खूबसूरती है, भाटियाली आप जहाँ जहाँ गाते रहेंगे, जिस दरिया में भी गाते रहेंगे, साउथ में गाएंगे तब भी वही होगा, बंगाल में गाएंगे तब भी हो, लेकिन दोनों जगहों का की अपनी हवा, उसकी हवा का नमक, उसकी हवा का जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाता है। और यही खूबी है फोक की कि वो हर जगह अपने आप को लोगों के साथ अडेप्ट कर लेता है। राकेश जी, अगला सवाल आपसे कि लद्दाख से एक लगाव आपका नज़र आ रहा है एक बार फिर, तो क्या लद्दाख में शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नज़र आईं? क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नज़र आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा? मैं खासकर
लद्दाख के बारे में मैं आपसे 2-4 महीने तक बात कर सकता हूँ और तब बात शुरू होगी। तो मिर्ज़िया और लद्दाख का क्या मेल है? तो जब जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है, फोक टेल है, इट्स अ लेजेंड ऑफ मिर्ज़ा साहिबा which reverberates and echoes and lands in today's time. So the legend, when you tell the story, a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirza Sahiba in my imagination, not in a period, not in the past, present or future. It is timeless. The word which I caught him in from his script and what I passed on from him to them was, it's eternal. Ladakh has always given me that feeling that is eternal, that nothing has touched it. And always from day one. I was 25 years ago, I first went there for my honeymoon when I discovered it. And since then I've gone there for 25 years, every year, sometime twice a year. But that's beside the point. It's still, I haven't even explored 10% of that land. And that's why? Because the soul of Mirzia and the soul of Sahiba was somewhere, I found, can be in such a pure place, that is Ladakh. In this movie, there's a lot of folk songs and you have blended with the modern music. How could you do this and something very different? Gulzar sir also told that you have blended with the modern music. Well, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are there's so many dimensions in the film. It's dynamic. There are so many emotions in the film. Similarly, our music could not have been just, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see. You will see, oh, this voice. Oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you will see Nuran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, color. If you hear the title song, for example, it's celebration of Mirza. There are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, with whatever you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. When Rohini said to close our eyes, and I was just gone to trance when the last song was played. I'll just add to that, I requested Rohini for a very long time, in the last 2 decades exactly, it's happened to us. I've grown up in a radio generation where we used to listen to the songs. Song would go through my ears, enter my heart, stay there forever. Now the generation is looking at the song. So last song I requested if we can, everybody can hear it, because the sensory organ which God has created for listening is ear, I think. सबसे पहले तो आपको विश ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन-कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from, of certain actors. Amir is a very big influence. I think when, at least my generation was growing up, in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagan came, then Rang De Basandi came, and those were defining films for us when we were growing up. And also at that time, actors were doing so many films at one time, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirzia. And I want to keep
keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Amir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind. हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि आपका कंपटीशन खुद आपके डैडी से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, वो बूढ़े नहीं हो रहे, हम सभी देख रहे हैं। तालियां तालियां। अभी स्टेज पे देखा हम और आप और आपके डैडी भाई भाई लग रहे थे, तो आपको नहीं लगता? All my girlfriends also say the same thing. But no, I think जब आप hopefully जब आप ये फिल्म देखोगे तो पहले 10 मिनट में आप ये सब भूल जाओगे। हाँ, जैसे मास्टर लोग बोलते हैं वैसे बोलिए। Yeah, sir, with Mirzia, you're coming as a screenplay writer after I think almost 17 years. So, sir, what took you so much time to write for films? I mean, in that way. मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली, किसी ने नौकरी दी नहीं उसे। टिल आई मेट राकेश शुक्र है कि इन्होंने रख लिया मुझे, और नाउ आई डोंट वांट टू लीव हिज टीम। मैंने तो इनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लीजिए अब आप। गुलजार साहब, जो मैं 35 साल से आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ इन पूरे ऑडियंस को और मीडिया को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए। कितने साल से बोल रहा हूँ आपको मैं? ऑलमोस्ट 32 ईयर्स, 33 ईयर्स, 34 ईयर्स, 34 साल पहले मैं आपके घर आया था। वो 7 दिन बन रही थी, मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई, आज तक नहीं बनाई उन्होंने। इसका जवाब चाहिए मुझे आज। जरूर दूंगा। अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट आपने मेरे बेटे के लिए बना दी। थैंक यू। अच्छा देखिए, कई बार कुछ जवाबदेही सवाल, कुछ पाप, कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते हैं, है ना? और गवाह आपके सामने बैठे हैं। हर्ष से पूछिए, शाम को मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जब मेरे बेटे के साथ कर रहे हो। मैंने शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे। मेरे उन्होंने कर दीजिए, देख लीजिए सबके सामने। लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था, मैं कि somehow I kept missing him, कहीं ना कहीं। अब I miss him even now when I don't see him. That missing is separate. लेकिन casting में I kept on missing him because I was never a producer and नौकरी करता था as a director also, तो दूसरों के लिए बनाता था। तो somewhere I kept, बल्कि वो ब्रिम तक पहुँच के भी वो मिस कर गया मैं। I wish you had employed me once. राकेश जी, नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। और मेरे से कई पूछा जाता है ये भी कि आपने सोनम के साथ 2 फिल्में की, अब हर्ष के साथ कर ली, आप अनिल कपूर के साथ कब करेंगे? तो जैसे ही वो 18 साल के हो जाएं एक फिल्म बना देंगे। आई डोंट वर्क विद माइनर्स। ही हैज टू बी एन एडल्ट फर्स्ट, देन आई विल मेक अ मूवी। राकेश जी, आपने जैसे कहा कि मिर्ज़िया की जो साहिबा जो तीर तोड़ देती है, उसका जवाब आपने कैसे दिया, आई डोंट नो इन द फिल्म। और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली, ना? मतलब to take up fantastic, absolutely amazing, but then you had it in mind कि you wanted a newcomer, और हर्ष आपके ध्यान में था पहले है। वो जर्नी के बारे में कुछ बताओगे सर? You know, हम लोग सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, और ये मेरी 5वीं फिल्म है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में। कई बार सोचते हैं दिस वर्ड कॉल्ड आई डिड दिस, आई रोट दिस, आई डायरेक्टेड इट, आई कास्टेड हिम, I thought of that, this is my tune, all that. Not really. I feel that this is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that. And
that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot. And that small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, a lot of noise. My instincts took me to his door. He lives just 30 meters away from him, but it took me 35 years. My instincts took me to both of them, and destiny brought us together. It was instincts, nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to sleep tonight by giving those reasons, because I'll feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met. So there's a lot more than that. I wish I'm able to explain it to you. Better someday, one of these days in my office, over coffee, over a drink, whatever. How has tragedy influenced the greatest of love stories and turned them into epics, whether it's Romeo and Juliet, Heer Ranjha, and now it's Mirza, and many more? But do you think tragedy has influenced to make love stories kind of, Great. Great, yeah. मुझसे पूछ रहे हैं आप या राकेश जी से? Yeah, both of you, I mean. नहीं, दोनों कैसे जवाब देंगे? Okay, then you please, as a screenplay writer, yeah, you. क्या Question, please. Has tragedy influenced the greatest of love stories? Whether it is Romeo and So Juliet. when it's a happy ending, नहीं, it's not सवाल- so much fun for हाँ, our नहीं, friend. वो Yeah. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो मुझसे भी पूछे गए कि ट्रेजेडीज क्यों है, सारी ट्रेजिक क्यों है वो जो लव स्टोरीज हैं, और या वही क्यों बनाई जाती हैं जो ट्रेजेडी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है। खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और ख़त्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है। लेकिन अगरबत्ती अगर जलाएं तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंडिंग एंड अ सैड एंडिंग। क्या बात है। ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं मैं समझता। और वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना। लैला मजनू की कहानी ले लीजिए, क्या और फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से, तो ये लॉस द इंटायर थिंग है ना। वो लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए तो यही होगा। और ये तीसरा आदमी दुकान पर बैठता है, तो वर्क आउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योरसेल्फ कि वो बस अब आप समझ गए कि जो गुलजार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं, और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलजार साहब की लेखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके कि आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है लिखने के लिए? देखिए, इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल ये है कि बड़ी बात है और सादा ज़बान, दो सवाल में 2 हिस्से हैं कि बड़ी सादा ज़बान और बड़ी बात। सादा ज़बान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की ज़बान है, जिस ज़बान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी ज़बान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए, और मुझे कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूं। कोशिश यह है कि जिस ज़बान में फ़िल्म लिखी जाती, जिस ज़बान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी ज़बान में बात की जाए, जैसे इस फिल्म के भी है। और ये कि जो ज़बान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा ज़बान में वो ज़बान है जो हम आपस में बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए ज़बान वही रहती है ना। बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाज़ा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं जो बात एक्सपीरियंस है या जो जिस एक्सपीरियंस से गुज़रता हूँ उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूँ जो महसूस करता हूँ। अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही वक्त इज़ द बेस्ट टेस्ट। तो बस उतनी सी बात है, वो बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो, अब किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। और वक्त के साथ ही हमें चलना चाहिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आई नो यू नीड मोर पिक्चर्स एंड विल ट्राई एंड डू दैट, बट थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा। एंड किसके काम की सबसे ज़्यादा तारीफ करेंगे आप, सयामी और दोनों के कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो 3 स्टार दूंगा। सबसे ज़्यादा इसका म्यूज़िक और कहानी अच्छी है, परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है एक्टर्स की। और अगर एक्टिंग वाइज अगर बात करिए तो किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी? सयामी फिर और हर्षवर्धन की, जैसे कि वो एक नया वो था गुड एक्चुअली, अपनी अपनी जगह दोनों ने अच्छा काम किया, बट सयामी ने ज़्यादा इम्प्रेस। एंड सॉन्ग्स के बारे में बात किया तो सॉन्ग्स अमेजिंग। कितने स्टार देना चाहेंगे? हाँ, कितने स्टार देना चाहेंगे? 3। थैंक यू सर। थैंक यू। फिल्म थोड़ी स्लो लगी और बैकग्राउंड म्यूज़िक कमाल है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी स्लो लगी फिल्म। जितना एक्सपेक्टेशन था उतना मिला आपको फिल्म से? क्या कहना चाहेंगे? उनको देख के अच्छा लगा जिनको देखने आए थे। एंड सॉन्ग्स के बारे में बात की है? सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक कमाल है। कितने स्टार देना चाहेंगे सॉन्ग फिल्म को? हाँ जी। 3.5। थैंक यू। इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, इट्स वेरी गुड, इट्स जस्ट अ लिटिल लॉन्ग बट म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का म्यूज़िक अच्छा है। एक्टर्स थोड़े से वीक है बट द फिल्म इज़ रियली नाइस एंड मतलब जिसके पास पेशेंस है उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, बहुत अच्छी। फिल्म की अगर बात की जाए तो लोगों को क्यों देखनी चाहिए? म्यूज़िक इसका इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूज़िक है और इसका पूरा जो गुलजार साहब ने इतना ब्यूटीफुली लिखा है, लिरिक्स इसके इतने अच्छे हैं और पूरा स्क्रीन पे इतना अच्छा लिखा गया है। फॉर गुलजार साहब एंड फॉर राकेश ओम प्रकाश जी, यू हैव टू वॉच दिस फिल्म। सॉन्ग्स के बारे में क्या कहना चाहिए? सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, पूरे मतलब सॉन्ग्स ने पूरी फिल्म को बांधी हुई है। द एंटायर फिल्म इज़ अ म्यूजिकल। कितने स्टार देना चाहेंगे? आई वुड गिव इट 3.5 on 5। थैंक यू। मैंने देखी है, इट वाज वेरी गुड। एंड कितने स्टार देना चाहेंगे? 4.5। बिल्कुल अच्छा ही लगा। कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? 1 स्टार। एंड कितना म्यूजिक के बारे में बात करिए तो कैसा लगा म्यूजिक आपको? एंड एक्टिंग के बारे में नहीं, एक्टिंग थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन म्यूजिक तो बेकार, कोई रिलेटेड नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं चल रहा था। जैसे भाग मिलखा भाग में नहीं दिखाते हैं घोड़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर डबल जो स्टोरी शॉर्ट दिखाते हैं, बहुत बेकार। मतलब मूवी से एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसा मूवी बना सकता है। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। आई एम वेरी इम्प्रेसिंग विद। एंड फिल्म के कहाँ जा रहे हैं? फिल्म की वो पता, हाँ का स्टोरी नहीं पता, नहीं लंबी नहीं, छोटी है, लंबी भाई वो छोटी है स्टोरी के बावजूद भी वो फिल्म को ग्रास्प नहीं कर पाया। द एंडिंग में क्या हुआ ऐसा, मतलब पुराना स्टोरी है जैसे पहले होता था वैसे ही, कि भाग गया उसके मतलब वो जो अस्तबल में काम करते उससे प्यार हो गया, फिर भाग गया, दोनों फिल्म मर गए बस। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? फिल्म देखनी चाहिए? नहीं, उससे अच्छा माइट भी टूटक चूतिया अच्छा होगा मेरे अंदाज से। आई थिंक सो। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिन निकला ये तो मेरा। रियली अ टॉर्चर मूवी। टॉर्चर।
कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? नो स्टार, टू स्टार, कुछ स्टार एक ही स्टोरी को 2 बार रिपीट कर दिया, पीछे लेके आगे लेके, कोई मतलब नहीं रहा। एंड कहा जा रहा है फिल्म काफी लंबी भी है, ऐसा भी लोगों को लंबी भी है और राम उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उस डायरेक्टर जिस से। प्रकार डायरेक्टर जिनसे मतलब मूवीज बनाते भाग मिलकर भाग, रंग दे बसंती, वो वैसे भी पिक्चर बनाएंगे सोचा नहीं था। इट्स नॉट बहुत ही बात। अच्छा, गाने कैसे लगे फिल्म के? गाने की गाने ही है उसमें, एक गाना रिपीट हो रहा है, मिर्जिया, भूमि भूमि धरती, और कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? आपके लोगों को फिल्म देखनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, इससे अच्छा कुछ और देख लो। कौन सा याद है आपको? वो दिलेर मेहंदी जी गा रहे हैं, बीच में दिलेरी मेहंदी है मेरे हिसाब से, वही चल रहा है, वही याद है। और कुछ सीन, हाँ एक बच्चे का सीन याद है जिसमें उसके आगे के 2 दांत टूटे, वो बेटर है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? कि ना ही देखें, पैसे बचाए, टाइम भी बचाए। अच्छा, फिल्म को देखो डायरेक्टर की मेहनत है, मैं नहीं करता, पर मुझसे एक्सेप्ट नहीं। इधर ना गाना सुना दो सर एक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And my favorite producer, the man who produced the wonderful man on the screen, Anil Kapoor! Please! मैं थोड़ी ना आपको छोड़ूंगी. Come on. You have to join us on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Jagas! Anil Kapoor! AK. Yeah, let's hear it for them. Guys, come on. ये तो मुझे फंसा दिया है। नहीं, आज आप रो नहीं सकते। आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था, it was a very emotional moment at IFA all the way in Madrid. आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं। lying. नहीं, absolutely नहीं, बिल्कुल नहीं। Well, of course, well, I think life has come full circle for me. My father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mother who's here, my brother, or both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son Harsh Vardhan Kapoor, is over here. All I can say is, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about Star Sons, but I can assure you, Harsh, and all of you star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, but don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, that Rakesh, Om Prakash Mehra, spotted him, groomed him, and the entire team, have made him Mirzia today. And I can see Mirzia on screen today. I just want to say that all of you over here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Diler Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera hak banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business, never compromised, never made
no scams, never made money, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Gulzar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.